देख रहे हैं सबकीहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कल रविवार को घोषणा की उनका जन स्वराज अभियान 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती के अवसर पर एक राजनीतिक पार्टी बन जाएगा और अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। बता दें कि किशोर यहां जन स्वराज की एक राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पोती सहित कई लोगों ने भाग लिया और अभियान में शामिल हुए। प्रशांत किशोर, जिन्होंने 2 साल पहले जन स्वराज अभियान शुरू किया था, ने कहा कि जैसा कि पहले कहा गया है, जन स्वराज 2 अक्टूबर को एक राजनीतिक पार्टी बन जाएगी और अगले साल विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व जैसे अन्य विवरण समय आने पर तय किए जाएंगे। प्रशांत किशोर के जन स्वराज अभियान द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी गई कि 2 अक्टूबर को जन स्वराज अभियान एक राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहा है। इसकी तैयारी के लिए पूरे बिहार में अभियान से जुड़े 1.5 लाख से ज़्यादा पदाधिकारियों की कुल 8 अलग अलग राज्य स्तरीय बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में पार्टी के गठन की प्रक्रिया, उसका नेतृत्व, संविधान और पार्टी की प्राथमिकताएं सभी पदाधिकारियों के साथ तय की जाएंगी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में हुए हादसे के बाद कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कल रविवार को कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम ने अवैध कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और एमसीडी का कहना है कि कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने की घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि नगर निगम की एक टीम ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में कई अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट को सील करने पहुंची। रविवार देर रात तक की गई कार्रवाई के दौरान करीब 13 ऐसे कोचिंग सेंटरों को सील किया गया। दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत के बाद आम आदमी पार्टी लगातार निशाने पर है। अब इसी कड़ी में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज दिल्ली की क्या हालत कर दी इन्होंने। झीलों का शहर बनाना था इन्हें दिल्ली को। 3 नौजवान बच्चे एक बेसमेंट में डूबकर मर जाते हैं देश की राजधानी में। यह अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, ये आम आदमी पार्टी का मॉडल है। भाजपा सांसद ने आगे कहा कि इन्होंने दिल्ली को किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। उन परिवारों से पूछिए जिन्होंने अपने नौजवान बच्चों को खोया है, क्या बीत रही होगी उन पर, जिनको उज्जवल भविष्य के लिए कोचिंग सेंटर भेजा गया था। क्या पता था कि बेसमेंट उनको निगल जाएगा। दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सोमवार को सुनवाई करेगा। बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए जमानत मांगी है कि वह 16 महीने से हिरासत में हैं और पिछले साल अक्टूबर से उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 29 जुलाई की कॉज लिस्ट के अनुसार जस्टिस PR गवई और KB विश्वनाथन की बेंच उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रविवार को घोषणा की कि अगर सरकार लद्दाख के अधिकारियों को केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा और संवैधानिक संरक्षण की मांगों पर बातचीत के लिए आमंत्रित नहीं करती है, तो वह स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के मौके पर 28 दिन का उपवास शुरू करेंगे। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि शीर्ष निकाय एपेक्स बॉडी लेह और लद्दाख से कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने पिछले हफ्ते कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर द्रास की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मांगों का एक ज्ञापन सौंपा था। वांगचुक ने कहा कि हम चुनावों के दौरान सरकार पर बहुत अधिक दबाव नहीं डालना चाहते थे, हम चुनावों के बाद उन्हें कुछ राहत देना चाहते थे। हमें उम्मीद थी कि नई सरकार कुछ ठोस कदम उठाएगी।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में माता प्रसाद पांडे नए नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए उनको बधाई देते हुए लिखा कि अति वरिष्ठ समाजवादी नेता श्री माता प्रसाद पांडे जी के यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी की कन्नौज सीट पर जीतने के बाद अखिलेश यादव संसद चले गए। इसलिए अब अखिलेश की जगह उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी माता प्रसाद पांडे निभाते नजर आएंगे। कर्नाटक से भारी मात्रा में पानी आने के कारण सलेम में मैटूर बांध तेजी से भर रहा है, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने कल रविवार को राज्य के कावेरी डेल्टा जिलों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जलाशय से पानी छोड़ने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने स्थिति की समीक्षा के लिए जल संसाधन मंत्री दुरई मुरुगन और अन्य लोगों तथा शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में एक बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक के दौरान ही यह निर्देश दिया गया। आपको बता दें कि कावेरी के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण कर्नाटक ने 1.48 लाख क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ा है, जिससे मैटूर बांध का जलस्तर 109.20 फीट हो गया। यह जानकारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में दी गई। जलाशय का पूरा जलस्तर 120 फीट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कल रविवार को हरियाणा में एक सार्वजनिक सभा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए लोगों से आग्रह किया कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करके केजरीवाल को झूठे मामले में जेल भेजने के अपमान का बदला लें। सुनीता केजरीवाल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली और पंजाब के लिए किए गए कामों के लिए अरविंद केजरीवाल से ईर्ष्या करते हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करने के बाद एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी जमीन तैयार करने में जुट गए हैं और इसके लिए वह एक जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। इस जनसम्मान यात्रा की जानकारी देते हुए एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने रविवार को बताया कि अजीत पवार के नेतृत्व में जनसंवाद यात्रा नासिक से शुरू की जाएगी। नासिक में एनसीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुनील तटकरे ने राज्य में महिलाओं, युवाओं और किसानों को कवर करने वाली 1 लाख करोड़ रुपए की कल्याणकारी परियोजनाओं को शुरू करने का श्रेय अजीत पवार को दिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कल रविवार को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट CUET के नतीजे जारी कर दिए हैं। एनटीए ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर बताया कि एजेंसी ने CUET का एग्जाम हाइब्रिड मोड में आयोजित कराया था, यानी छात्रों के पास परीक्षा देने के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर पेन पेपर मोड दोनों का ही विकल्प मौजूद था। एनटीए ने CUET का ये टेस्ट 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24 और 29 मई 2024 को आयोजित कराया था। इस टेस्ट में कुल 13.48 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। एनटीए के मुताबिक अगर परीक्षार्थी को रिजल्ट को लेकर कोई शिकायत दर्ज करानी है तो वो 24 घंटे के भीतर rescuetug@nta.ac.in पर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इजराइल के नियंत्रण वाले गोलान हाइट्स पर रॉकेट हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपना अमेरिकी दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आ गए हैं। लौटने के बाद उन्होंने अपनी सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक की। सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को लेबनानी चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को गोलान हाइट्स में फुटबॉल के एक पिच पर दागे गए रॉकेट से 12 लोगों की मौत हो गई और मरने वालों में अधिकतर बच्चे हैं। हमले के तुरंत बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हिजबुल्लाह को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी और इसके कुछ ही घंटे बाद इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि संकेत यही है कि गोलान हाइट्स पर हिजबुल्लाह ने ही रॉकेट दागे हैं।
भारत और श्रीलंका के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कल रविवार को खेला गया, जहां भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने भारत को 162 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन भारतीय पारी शुरू होते ही 3 गेंदों के बाद बारिश होने लगी और मैच को रोकना पड़ा। इसके बाद डकवर्थ लुईस नियम से भारत को जीत के लिए 8 ओवरों में 78 रनों का लक्ष्य दिया गया, जिसे भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। आपको बता दें कि पहले टी20 मैच में भी भारत ने श्रीलंका को 43 रनों से हराया था और इसी के साथ अब ये 3 टी20 मैचों की सीरीज में 2 मैच जीतकर भारतीय टीम ने सीरीज को अपने नाम कर लिया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।